कहानी की शुरुआत में हमें सेंग को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सेंग जूही से कहता है, क्या तुम ठीक हो जूही, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन जूही सेंग की बातों का जवाब नहीं देती है। फिर उसके बाद कैप्टन सोंग सेंग से कहता है, हम बाल बाल बच गए, अगर तुमने बताया नहीं होता तो हम अभी तक मारे जाते। जुनबू तुम इसलिए चिल्लाए थे ना क्योंकि इस बात का अंदाजा तुम्हें पहले हो गया था? नहीं, ये बस मुझे खतरनाक लगा। और उसके बाद जिनवू कैप्टन सोंग को देख के हैरान हो जाता है और जिनवू कैप्टन से कहता है, मिस्टर सोंग, आपका हाथ। मैंने लोगों को इससे भी बुरे हालातों में देखा है, क्या तुम खून रोक सकते हो? और जिनवू कैप्टन के आधे कटे हुए हाथ पर पट्टियां बांध देता है और कैप्टन सोंग कहता है, वैसे तो ये बात जूही से पूछ लेना था, लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है, इसलिए बी रैंक के भी होने के बाद भी बावजूद उसे आसान मिशन दिया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक या फिर एस रैंक भी होता है। काटनट मंदिर के कुछ नियम याद है तुम्हें? वो जो पट्टे पे लिखा हुआ है, पहला देवता का सम्मान करना, दूसरा उसका तारीफ करो और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सोंग, जिस देवता की बात हो रही कहीं ये तो नहीं? और उसके बाद कैप्टन सोंग कहता है, इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता, हमें इसका मिलकर हल निकालना होगा। और उसके बाद एक हंटर बोलता है, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद अब जाके मुझे एक बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो हंटर अपने शक्ति की मदद से गेट की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो मूर्ति एक पल भर में उसे मार देती है। और उसके बाद जिनवू कहता है, इसका मतलब ये चाहे तो हम सभी को मार सकता है, बड़े आसानी से, वो भी किसी राह चलते कीड़ों मकोड़ों की तरह। तो फिर ये बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है? वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है? पता नहीं। उसके पास इतनी ताकत है, इसके बाद भी वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? ये उन सभी दानवों से अलग है जो देखते ही हमला कर देता है। फिर जिनवू को याद आता है कि एक मूर्ति में अजीब सी भाषा लिखी रहती है। मिस्टर सोंग, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। देवता मतलब इस तहखाने का अपना खुद का नियम है, अगर मैं समझ पाया तो। और उसके बाद जिनवू उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ देखते ही वो बड़ी सी मूर्ति हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जिनवू उसके आगे सर झुका लेता है, जिससे वो मूर्ति उस पर हमला नहीं करती। फिर तभी सभी कोई उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ अपना सर झुका लो। अपना सिर झुका ले? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें क्या कहना चाहिए? जब तक हमारा सिर नीचे रहेगा तब तक ये हम पर हमला नहीं करेगा। सम्मान करो ठीक वैसे ही जैसे नियम कहता है। और उसके बाद सभी कोई अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाते ही वो मूर्ति मुस्कुराने लगती है, जिसे देख के सभी कोई हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी देखो, वो हम पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गया? और उसके तुरंत बाद वो बड़ी सी मूर्ति उठ खड़े हो जाती है, उनके तरफ बढ़ने लगती है, जिसके देख के सभी कोई हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी, जिनवू खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, पर जो भी हो हमें यहाँ के नियमों को तोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना, इसका मतलब जानना होगा। और फिर तभी एक हंटर कहता है, रुको, मुझे कोशिश करने दो। मैंने दुनिया भर के संस्कृतों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है और सभी देवता को याद करने का तरीका एक ही जैसा होता है। हे देवता, हमारे महान शासक हमारे दुनिया में व्यवस्था लाते हैं। जरा रुको, क्या ये इस देवता पर लागू नहीं होता? और उसके बाद वो मूर्ति अपने पाँव से उस हंटर को मसल देती है और उसे देख के सभी का पाँव तले जमीन खिसक जाती है और सभी को इधर उधर भागने लगते हैं। और एक हंटर भागते भागते एक जगह में आके कहता है, कम से कम यहाँ पास मैं महफूज हूँ ना। लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई मूर्ति उसे 2 हिस्सों में काट देती है। और फिर तब, इस चीज की तारीफ आखिर करूँ कैसे? ये तो एक शैतान है, लेकिन मैं जूही को अकेले नहीं छोड़ सकता। आखिर करूँ तो करूँ क्या? और उसके बाद जिनवू इधर उधर देखता है और वहाँ की कुछ मूर्तियों में हथियार और कुछ में बाजे लगे होते हैं। सभी कोई उस मूर्ति के पास चले जाओ जिसके हाथों में बाजा है। फिर उसके बाद सबसे पहले कैप्टन सोंग उस मूर्ति के पास जाते हैं और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट बजने लगता है। सभी कोई उस मूर्ति के पास चले जाओ जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। और सभी कोई बारी बारी हर मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथों में इंस्ट्रूमेंट होता है। और उसके बाद जिनवू और जूही एक मूर्ति के पास पहुंचता है, लेकिन वो मूर्ति बजने नहीं लगता है। ये क्या, ये तो बज नहीं रहा है, शायद हम 2 हैं इसलिए नहीं बज रहा है। जूही तुम यही रहना। और उसके बाद जिनवू दूसरे मूर्ति की तरफ भागने लगता है और वो बड़ी सी मूर्ति जिनवू की तरफ आने लगता है। और उसके बाद वो बड़ी सी मूर्ति जिनवू को एक बार खूनने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू आगे जंप कर देता है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वो गलत मूर्ति के पास पहुंच जाता है। और उसके बाद वो मूर्ति हमला करता है और उसके बाद सभी कोई सोच रहे होते कि जिनवू मारा गया, लेकिन जिनवू बच जाता है, लेकिन उसका एक पाँव उस हमले से कट जाता है। और उसके बाद वो बड़ी सी मूर्ति जिनवू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जिनवू जैसे तैसे करके मूर्ति के पास पहुंच जाता है और वो मूर्ति बजने लगता है। और उसके बाद वो मूर्ति अपने जगह में वापस बैठ जाता है। फिर तब
भयानक मंजर था, यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन एक लीडर इतना लापरवाही नहीं करता। ये क्या बकवास है? वो तुम ही थे जो यहाँ आने के लिए हाँ कहा था। ये वक्त अभी बहस करने का नहीं है, अभी और एक नियम बाकी है। और उसके तुरंत बाद जमीन हिलने लगती है और हमें दिखता है कि जमीन से एक पिलर निकलता है। अब ये है क्या चीज? बलिस्थान। पुराने लेखकों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है। जिस भी देवता के लिए खजाने या बलि दी जाती है, यही है वो तीसरा नियम, जो अपने भक्ति को साबित करना। मुझ जैसे गधे को भी पता है अब क्या होने वाला है। अब हमें बलि के लिए बस एक बकरा ही तो चाहिए है ना, जिन्वू। और उसके बाद किम अपने तलवार से कैप्टन के गर्दन में तलवार रख देता है। फिर तब एक बेचारा आदमी जो अपने परिवार के बारे में बात करता था, उसे बीच से कटते हुए देखा। ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम बलि चढ़ोगे। और उसके बाद कैप्टन सोंग हाँ कह देता है। और उसके बाद कैप्टन सोंग उस बलिस्थान में खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़ा होते ही एक मसाल जलने लगता है। और फिर तब आखिर ये सब क्या है? हमें बलि नहीं देनी पड़ेगी क्या? तुम दोनों मुझे उस बलिस्थान में ले जा सकते हो? और उसके बाद वो दोनों हंटर जिन्वू को उस घेरे के अंदर ले जाता है और घेरा के अंदर आते ही 3 मसाल जलने लगता है। फिर सभी को उस घेरे के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद एक नीली मसाल जलती है और उसके बाद तहखाने का गेट खुल जाता है और वहाँ की मूर्तियाँ चमकने लगती है। और उसके बाद सारी मूर्तियाँ हंटर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। और जिन्वू जिस मूर्ति को देखता है वो मूर्ति वहीं पर खड़ी हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ती है। फिर तब सभी कोई उन मूर्ति की तरफ देखो। अगर हम मूर्ति को देखते रहेंगे तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और उसके बाद सभी कोई उन मूर्ति की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन उसमें से एक हंटर इतना डर जाता है कि वहाँ से वो भाग जाता है और वो तहखाने से बाहर निकल जाता है। आखिर क्यों नीली रोशनी वक्त के साथ बुझ रही है? पीली रोशनी तब बुझती है जब यहाँ से कोई भाग उठता है। पहला नियम था सम्मान, दूसरा था तारीफ करना, या फिर ये एक चाल है? और उसके बाद एक दूसरा हंटर वहाँ से भाग जाता है। तुम नहीं जा सकते। कोई भी यहाँ से जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो जिन्वू? हम बिना हिले नजरे मूर्ति की तरफ टिका के रखेंगे तो हम बच सकते हैं। ये नीली रोशनी टाइमर की तरह काम करती है। अगर ये नीली रोशनी बुझ गई तो हम यहाँ से जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं? मैं सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। हम यहाँ सांसें ले रहे हैं वो भी सिर्फ तुम्हारे वजह से, लेकिन मेरा भी एक परिवार है जो मेरा राह देख रहा है। और उसके बाद किम वहाँ से चला जाता है और कैप्टन सोंग कहता है तुम दोनों को बाहर जाना चाहिए। जब तक हम में से कोई एक यहाँ रहेगा तब तक गेट खुला रहेगा। कैप्टन सोंग, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, जाओ यहाँ से। और जूही तुम इसका ध्यान रखना। लेकिन जूही चल नहीं पा रही होती है। जिन्वू को ठीक करने की वजह से तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई है। कैप्टन सोंग आप जूही को लेके यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ रुकूंगा। लेकिन जूही को बाहर लेके कौन लेके जाएगा? फिर तब जूही कहती है अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद कैप्टन सोंग जूही की गर्दन पे मार के उसे बेहोश कर देता है। मुझे माफ करना, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं मिस्टर सोंग। और उसके बाद कैप्टन सोंग जूही को तहखाने से बाहर ले जाता है और उसके बाद कहानी खत्म होती है।